तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है MMT 11 का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए रॉक मास was found to be 5.6 into 10 power में 6 kg per centimeter square and 3.8 into 10 की पावर में 6 kg per centimeter square in compression and tension respectively. The modulus of elasticity in bending is, ये पूछा है आपका 10 की पावर में 6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है आपको। तो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है टेंशन और कंप्रेशन में। कंप्रेशन में दिया है 5.6 इंटू 10 की पावर में 6 और टेंशन में दिया है 3.8 इंटू 10 की पावर में 6 और पूछा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग का फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंप्रेशन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन डिवाइड बाय आपका रहेगा रूट में EC प्लस रूट में रहेगा ET इंटू इन दोनों का जो समेशन होगा इनका रहेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसका जो भी वैल्यू रहेगा उसको निकाल पाएंगे आप। तो पहले क्या होगा 4 इंटू 5.6 इंटू 3.8 ऊपर में क्या होगा 10 की पावर में 12 हो जाएगा। 10 की पावर में 6 इंटू 10 की पावर में 6 10 की पावर में 12 हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा 5.6 इंटू 10 की पावर में 6 का रूट प्लस 3.8 इंटू 10 की पावर में 6 का रूट स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका ऊपर में 85.12 नीचे में क्या आएगा आपका इंटू 10 की पावर में 12 नीचे में आएगा आपका 18.62 इंटू 10 की पावर में 6 क्या बचेगा यहाँ पे 4.57 इंटू 10 की पावर में 6 एक किसमें है आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा किसमें है न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को न्यूटन में आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से तो आएगा आपका 44.8 इंटू 10 की पावर में 6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो वैल्यू यहाँ पे फिलअप होगा वो क्या होगा 44.8 क्योंकि 10 की पावर में 6 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सिर्फ फिलअप क्या करेंगे 44.8 ये चीज याद रखना है आप। हाँ फर्स्ट क्लास ही है MMT 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कैसे वैल्यू डिटरमाइन हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग में। जो भी डाउट हो कैलकुलेशन में आपको पूछिएगा क्योंकि कैलकुलेशन ही मेजर फैक्टर है आपको अच्छा रैंक लाने में। अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा एरर कर रहे हैं आप कैलकुलेशन में तो आपसे कितना भी बन रहा हो तो अच्छा इसको नहीं कर पाएंगे आप। तो कैलकुलेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको।
तो सेकेंड क्वेश्चन में है आपका एन इमीडिएट प्रूफ ऑफ RMR 54 will be supported by roof bolt if the width of gallery is 4.5 मीटर। पूछा है क्या इसमें? द मिनिमम लेंथ ऑफ बोल्ट इज। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछता, न्यूटन पर, अभी मान लीजिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। क्या करते, जैसे यहाँ पे 1 मीटर लिखते, फिर 1 मीटर लिखते। अगर आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है इसको, तो क्या करेंगे, इसको जैसे 1 मीटर नीचे लिखे हैं तो ऊपर में क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। बस बेसिक सा है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर 2 मीटर लिखे हैं तो 2 ठो ऊपर में 100 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा आपका जो सेंटीमीटर वाला टर्म क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, बट डायरेक्ट इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो पूछता था क्या होता है इसका, मतलब 10 की पावर में 10 हो जाता। अगर यहाँ पे पूछता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होता 44.8, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए आया 44.8, इसको वाला छोड़ दे रहा हूँ अभी, आया है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको चेंज करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसका मतलब क्या हुआ 44.8 न्यूटन, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और नीचे में क्या आपको रखना है मीटर स्क्वायर रखना है, मतलब मीटर इंटू मीटर। तो ऊपर में क्या कर सकते हैं, अगर नीचे में 1 मीटर लिख रखे हैं तो ऊपर में क्या कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर रख सकते हैं, दोनों वैल्यू बराबर है। अगर नीचे में 2 बार मीटर रखे हैं तो ऊपर में 2 बार सेंटीमीटर करेंगे। समझ में आया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको कट भी कर सकते हैं। इसको करने से कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए सेंटीमीटर खत्म, ए सेंटीमीटर खत्म, तो क्या होगा 44.8 न्यूटन, सॉरी इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया ऐसे? अर्जुन जल्दी बताइए इसको। अर्जुन जी बोलिए इसको, आया समझ में? चलिए फिर तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अगर RMR आपका 54 है और गैलरी का विड्थ है 4.5 मीटर,
तो बोला है कि रूफ को सपोर्ट करने के लिए लेंथ ऑफ बोल्ट कितना होना चाहिए मिनिमम। तो उसके लिए एक फार्मूला है, कलर चेंज करते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल टू B/2 इंटू 1 माइनस RMR डिवाइड बाई 100। ये क्या है आपका विड्थ ऑफ गैलरी, विड्थ ऑफ गैलरी। तो विड्थ ऑफ गैलरी कितना दिया है आपका 4.5 मीटर, डिवाइड बाई 2 करेंगे इंटू 1 माइनस RMR आपका 54 है, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो क्या आएगा 2.25 आएगा इसका, इंटू 1 माइनस 0.54 होगा, मतलब क्या होगा 2.25 इंटू 0.46 होगा, इक्वल टू क्या आएगा ये 1.035 मीटर। मतलब क्या है, अगर RMR 54 है और गैलरी का विड्थ आपका 4.5 है, तो मिनिमम जो लेंथ होगा बोल्ट का 1.035 मीटर होना चाहिए। वन में क्या डाउट है, फार्मूला तो पता है ना, फार्मूला तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, वो याद भी होना चाहिए। देखिए ज़्यादा दिक्कत हो तो क्या है, आपको 10 की पावर में 6 पूछा है कि 10 की पावर में 6 वैल्यू को लाना है, तो 10 की पावर में 6 वाला टर्म छोड़ दीजिए, डायरेक्ट छोड़ दीजिए, उसको लेना ही नहीं है फिर। तो क्या कीजिए 4 इंटू 5.6 इंटू 3.8 डिवाइड में कीजिए 5.6 का रूट प्लस 3.8 का रूट, स्क्वायर कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 85.12 डिवाइड बाई 18.62। इसको लिखेंगे क्योंकि आपको 10 की पावर में 6 में पूछा ही है, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसको डायरेक्ट पहले ही कॉमन कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4.57 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको केजी से न्यूटन में जाना है, क्या करेंगे 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसमें 9.81 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा आपका 44.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको यही वैल्यू पुट करना है, ये तो एकदम सिंपल सा था। रवि समझ में आया आपको? पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ सबका मिलेगा। चलिए क्वेश्चन 1 टू समझ में आया अच्छे से, डाउट होगा तो पूछिएगा, सर में नहीं आना चाहिए पूछने में। थर्ड में है आपका द फॉलोइंग डाटा वी आर प्रोवाइडेड। सबसे बड़ी बात है आपको कैसे पुट करने आना चाहिए, आपको पुट करने में अगर 5 मिनट लग रहा है फिर तो बहुत दिक्कत है। जो चीज़ आपको नोट्स में लिख रहे हैं वो चीज़ कैलसी रखने में समय नहीं लगना चाहिए, तभी हो पाएगा कुछ। तो सबसे ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें केएलसी का, जो भी आपका गेट कैलकुलेटर है। द फॉलोइंग डाटा वेयर प्रोवाइडेड, रखिए थोड़ा सा यार काम में क्लास। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, द फॉलोइंग डाटा वेयर प्रोवाइडेड व्हेन ए सैंपल ऑफ मीडियम sand was tested in a constant head
पैरामीटर। इसमें क्या दिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंपल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंपल दिया है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया है आपका 10। डिस्चार्ज कलेक्टेड दिया है, डिस्चार्ज कलेक्टेड दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पूछा क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ परमियाबिलिटी ऑफ द सैंड इज, पूछा है आपका मीटर पर सेकेंड में। इसको सॉल्व कीजिए, डार्सी लॉ यूज कीजिए इसमें। तो ऑप्शन 1 में है आपका 0.1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है आपका 0.01 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 1 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन है आपका 1 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिए, डार्सी लॉ यूज कीजिए इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए आप लोग कमेंट में जिससे बन रहा है। तो बाई डार्सी लॉ क्या होता है? Q इक्वल टू KIA। Q क्या है आपका? फ्लो रेट। ये आपका क्या होता है कि इसमें मीटर क्यूब पर सेकेंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस यूनिट में होना चाहिए। के क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। आई है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इन लोगों का यूनिट भी पता होना चाहिए आपका। ये मीटर पर सेकेंड में होगा। ये आपका यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। ये आपको एरिया है वो मीटर स्क्वायर में होता है। देखिए आई क्या होता है? डेल एच डिवाइड बाई एल। एच भी आपका मीटर में होगा और लेंथ भी आपका मीटर में होगा। तो ये क्या हो जाता है? यूनिट लेस होता है। ये चीज पता होना चाहिए। अब देखिए क्यू क्या दिया है आपका? 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, इक्वल टू के पूछा है आपका। आई आपका 10 दिया है, एरिया क्या दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 10 से 10 तो खत्म हो जाएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्यू है, तो ये स्क्वायर यहाँ से खत्म होगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। तो के इक्वल टू क्या आएगा? 1/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको सेंटीमीटर हटा के यहाँ पे मीटर लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं बताया क्या? 1 सेंटीमीटर सॉरी के इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आपको यहाँ पे मीटर रखना है, यहाँ पे मीटर रखना है। अगर ऊपर में मीटर रखे हैं तो नीचे में क्या करेंगे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। अब देखिए नीचे में क्या है? 4 शून्य है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? 10⁻⁻4। ये आपका क्या होगा? मीटर पर सेकंड में। तो किस में है आपका? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कहाँ पे के दिया है भाई?
अर्जुन, इसमें के कहाँ पे दिया है? और कहाँ पे समझ में नहीं आया, आपको बताएंगे। आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है सभी को। के का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। और के का वैल्यू फाइंड आउट करना, आई का वैल्यू दे दिया है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 10, एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस पुट करना है, बाकी आप बोल रहे हैं समझ नहीं आया इसमें। इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? जल्दी बताइए, के कहाँ पे समझ में नहीं आया? इसमें यूनिट कन्वर्जन किया कहाँ पे हमने? कुछ किया नहीं यहाँ पे। देखिए क्यू तो सिंपल सा दिया है ना, 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हुआ आपका सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाई सेकेंड इक्वल टू के। आई आपका क्या दिया है? 10 दिया है, इंटू एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। तो ए वाला टर्म जो मल्टीप्लाई में है, तीसरा साइड अगर डिवाइड में होगा तो क्या होगा? कट जाएगा ना 2 सेंटीमीटर। इसके बाद 10 से 10 खत्म हो जाएगा, बचा क्या है? ये 100 वाला इस साइड आएगा तो 1/100 होगा। इस साइड एक सेंटीमीटर है, नीचे में सेकंड है। के इक्वल टू क्या हुआ? 1/100 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको सिंपली क्या करना है? सेंटीमीटर की जगह मीटर रखना है, या तो सिंपल सा पता होना चाहिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है आपको, 100 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, 1/100 है, ऊपर में सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर की जगह पे मीटर रखना है, तो क्या कर सकते हैं उसकी जगह पे 1 मीटर का मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ऊपर में 1 मीटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किए हैं, तो सेम उसी तरह का वैल्यू नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और नीचे में क्या है? सेकेंड तो है ही, सेकेंड यहाँ पे है ना, यहाँ से सेकेंड खत्म हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या आएगा? 10 की पावर में -4 मीटर पर सेकेंड। अर्जुन अभी बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, इफ यस इज द shear strength C and phi are shear strength parameter, and gamma n is the normal stress at failure, then Coulomb's equation for shear strength of the rock can be represented by ऑप्शन नंबर 1 में है आपका C इक्वल टू एस प्लस गामा एन टेन फाइव, बी इक्वल टू सॉरी, बी में है आपका एस माइनस गामा एन टेन फाइव, थर्ड ऑप्शन है आपका
यस इक्वल टू गामा एन माइनस प्लस सी टेन फाइव, और लास्ट ऑप्शन है यस इक्वल टू सी माइनस गामा एन टेन फाइव। इसका बताइए क्या होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बताइए कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए कौन सा होगा। देखिए रवि, बताइए क्या दिक्कत है इसमें। इसमें एक्सप्लेन के फार्मूला में समझ नहीं पाया, क्या के फार्मूला में कौन सा के का फार्मूला है। इसमें के का वैल्यू डिटरमाइन करना है आपको, डार्सी लॉ यूज करना है। डार्सी लॉ इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू के आई ए। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। एक फार्मूला है, फार्मूला भी नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या पढ़ रहे हैं आप लोग फिर। एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको डिराइव करना है आप लोगों को। बहुत हार्ड फार्मूला भी नहीं है कि इसमें बहुत हार्ड फार्मूला है, सिंपल सा कॉमन फार्मूला है। अगर आप गेट के स्टूडेंट है तो बनना ही चाहिए। तो आप पढ़े होंगे। और कौन कौन बता रहा है। सौरभ के अलावा और कोई। आप पढ़े होंगे शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ये होता है आपका शियर स्ट्रेंथ। ये होता है आपका कोहेजन। ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ये फाइव क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एक कॉमन सा फार्मूला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और बनना चाहिए हमेशा ये। अब देखिए टाउ की जगह पे क्या दिया है, यस सी दिया है यहाँ पे, प्लस सिग्मा एन की जगह पे क्या दिया है, डेल एन, सॉरी गामा एन, और टेन फाइव। ठीक, देखिए ऐसा फार्मूला कहीं पे दिया है। ऐसा कहीं पे दिया है, कहीं पे नहीं दिया है। तो इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा, सी इक्वल टू यस माइनस डेल एन टेन फाइव। ऐसा ऐसा हो सकता है ना, सी को इसी जगह पे रखें और ए वाले टर्म को इस साइड लाए हैं तो क्या होगा, सी इक्वल टू यस माइनस गामा एन डेल फाइव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सौरभ बी। देवांशु वर्मा भी, कहाँ से मिला भी भाई। सॉरी सी तो होगा नहीं, सी के हिसाब से होगा आपका, सी के साथ टेन फाइव है यहाँ पे, आपको दिख रहा है। टेन फाइव के साथ डेल एन या गामा एन है जो भी है। अभी आप सीरियस नहीं है इस चीज को लेके, तो एग्जाम में क्या ही सीरियस रहेंगे आप, वहां भी गलत करेंगे, इसी तरह बनते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में है आपका, इन द थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग विच इज अथवा आर
ट्रू अबाउट टर्म पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर स्टडी। ऑप्शन बी है आपका इट इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनिमेट और इनएनिमेट अंडर स्टडी। ऑप्शन सी है आपका इट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल द एबव। इसका बताइए क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। इन द theory of sampling which is are true about term population। चार ऑप्शन दिया है। पहला है इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर स्टडी। सेकंड है इट इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनिमेट और इनएनिमेट अंडर स्टडी। इट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। और लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर ऑल द अबव। तो पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इज ए कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और डाटा अंडर पार्टिकुलर स्टडी। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा टर्म पॉपुलेशन रिफर्स में से होता तीनों है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ए पॉपुलेशन इज ए कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स अथवा डाटा अंडर ए पार्टिकुलर स्टडी। किसको नहीं समझे आप। पवन। और पॉपुलेशन क्या होता है। इट कैन बी ग्रुप ऑफ लिविंग बींग मतलब जो आपका एनिमेट लिखा है यहाँ पे एनिमेट ये होता है क्या लिविंग बींग अथवा कलेक्शन ऑफ नॉन लिविंग थिंग। वो क्या हुआ आपका इनएनिमेट। और क्या होता है आपका ए पॉपुलेशन कैन बी इनफाइनाइट। पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट
जैसे कि आप क्या मान सकते हैं, सच एज स्टूडेंट इन ए ग्रुप अथवा इनफाइनाइट सच एज ऑल पॉसिबल outcomes of rolling a fair die in finite time। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन क्या है? मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है, ठीक। अगर इसको ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे छह छह लोगों का ग्रुप बांट देते हैं, तो इनका स्टडी भी क्या हुआ? आपका पॉपुलेशन ही हुआ। तो हुआ ना, कम इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर स्टडी। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, लेकिन पूरे पॉपुलेशन में से अगर किसी एक ग्रुप का आपका स्टडी करते हैं, वो भी एक क्या होगा? पॉपुलेशन के ही अंडर में आएगा आपका। और क्या है? इट इज एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट एनिमेट और इनएनिमेट अंडर स्टडी। मतलब यही इसमें भी क्या है, ग्रुप बना है किसका किसका? लिविंग बीइंग का भी अगर ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी आपका पॉपुलेशन में आएगा। अगर वहीं पे आप नॉन लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं या थिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो भी आपका पॉपुलेशन में के अंडर आएगा। वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, जो भी ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। तो ऑल द एबव आपको चूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपका द सैम्पलिंग एरर इज डिफाइंड एज। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर उसका आप जवाब दे रहे हैं ना, चाहे वो गलत हो या सही हो, अगर आपके पास बन रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा है, गलत भी जवाब दे रहे हैं, तो उसका अगर सही जवाब जानेंगे आप, तो लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। अगर आप कुछ जवाब नहीं देंगे तो वो चीज़ याद नहीं रहता जल्दी। तो ट्राई करें कि अगर गलत जवाब भी दे रहे हैं तो देने का प्रयास जरूर करें। पहला ऑप्शन है आपका डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पैरामीटर। ऑप्शन बी है आपका डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। थर्ड ऑप्शन है आपका डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड पैरामीटर। लास्ट ऑप्शन है आपका डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड सैंपल। इसका बताइए क्या होगा?
बी। और जान सी। सौरभ आप एमएमटी दिए थे क्या? एमएमटी एमएमटी 11 दिए थे आप? कौन कौन दिए हैं एमएमटी 11? तो इसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, हालांकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ए सैंपल स्टैटिक एग्जाम्पल सैंपल का मीन एंड द corresponding population parameter। एग्जाम्पल क्या होगा? पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन that arises because the sample is only a subset of the population, not the entire population। इसमें एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल क्या है? अगर मान लीजिए एवरेज हाइट दिया है पीपल का फ्रॉम होल पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में से अगर एवरेज हाइट ऑफ पीपल कितना है? 170 सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे आप? पैरामीटर। लेकिन क्या हुआ अगर उस टोटल पॉपुलेशन में से अगर आप 20 लोगों को सेलेक्ट किए हैं तो उसको क्या होगा? 20 लोग सेलेक्ट किए, उसमें से अगर आपका एवरेज निकालते हैं 20 लोगों में से, तो उसका मान लीजिए एवरेज हाइट कितना आ रहा है? वो 168 सेंटीमीटर। तो बट योर सैंपल एवरेज हाइट कितना है? 168 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे सैंपलिंग एरर कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर का। इसीलिए आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होता है का आपका? द इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, द इंटायर ग्रुप ऑफ
इंडिविजुअल। लेकिन वही आपका पैरामीटर क्या होता है? न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन। न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आपका पॉपुलेशन मीन, वो क्या होता है? पैरामीटर होता है। मतलब न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी पॉपुलेशन का क्या होता है? पैरामीटर। तो जो आपका सैंपलिंग एरर होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी से ही आएगा, इसीलिए पैरामीटर होगा यहाँ। पॉपुलेशन क्या लिख रहा हूँ? पॉपुलेशन मीन। और सैंपल क्या होता है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है। ये सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। वही आपका स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी होता है ऑफ सैंपल। न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल। तो इसको क्या बोल सकते हैं? सैंपल में। तो जैसे एग्जांपल में लिया था, वहां पे पॉपुलेशन मीन आपका क्या आ रहा था? या म्यू बार कितना आ रहा था आपका? 170 सेंटीमीटर। और एक्स बार मतलब सैंपल मीन आपका आ रहा था 168 सेंटीमीटर। तो सैंपलिंग एरर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का। प्लानिंग के क्वेश्चन है, मैथ्स के नहीं है। ये सब प्लानिंग के अंडर में आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया ना? दिक्कत होगा तो बताइएगा, या कहीं भी डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन द सैम्पलिंग मेथड which cannot be used at working phase। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है। पहला है चैनल सैम्पलिंग। ऑप्शन बी क्या है? ग्रैब सैम्पलिंग। ऑप्शन सी है आपका चीप सैम्पलिंग। लास्ट ऑप्शन है आपका लम्प सैम्पलिंग। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? 6। मैं बताया ना, यहाँ आपको कंफ्यूजन किस में होगा? पॉपुलेशन और सैंपल में से। लेकिन मैं क्या बोला? सैम्पलिंग एरर किसका होगा? न्यूमेरिकल डाटा का ही होगा। तो न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? पॉपुलेशन का न्यूमेरिकल जो प्रॉपर्टी होता है आपका पैरामीटर होता है, और सैंपल का होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स का होगा और पैरामीटर का होगा, न कि पॉपुलेशन और सैंपल का होगा सैम्पलिंग एरर में। बाकी मैं डिटेल में लिखवाया हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल भी ले दिया हूँ कि अगर पॉपुलेशन का एवरेज ले रहा हूँ तो 170 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर मान लीजिए उसी टोटल पॉपुलेशन में किसी एक 20 लोगों का कोई अगर डाटा लेते हैं
दोनों का अगर एवरेज लेते हैं तो क्या होता है 168 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो सैम्पलिंग एरर कितना हुआ 2 सेंटीमीटर हुआ। तो आपका जो आपका सैम्पलिंग एरर ले रहे हैं आप किसका ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का ही ले रहे हैं। तो वही हुआ आपका, अगर पॉपुलेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू किससे शो करते हैं, पैरामीटर से, और सैंपल का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका क्या होगा, सैम्पलिंग एरर होगा। बाकी क्या ही इसमें समझना है आपको, मैं इतना डिटेल में लिखवा दिया हूँ, उसको पढ़ सकते हैं, जरूरत नहीं था फिर भी लिखवा दिया हूँ मैं, पढ़िए उसको। इसका बताइए क्या होगा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन द सैम्पलिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एट वर्किंग फेज। वर्किंग फेज पर किसको कौन सा सैंपल नहीं कर सकते आप, कौन सा सैम्पलिंग मेथड। इसको पढ़ेंगे आज, चैनल कोई आपका फेस हो गया, फेस पे एक चैनल बना के आपको क्या सैंपल निकाल रहे हैं, वो क्या होता है आपका चैनल सैंपलिंग। इसको फेस पे कर सकते हैं। ग्रैब सैंपलिंग क्या होता है, ग्रैब सैंपलिंग मतलब बहुत जगह से सैंपल को इकट्ठा करना, बहुत सारे जगह से। मान लीजिए कोई कुछ सैंपल यहाँ से लिए, कुछ सैंपल यहाँ से लिए, कुछ सैंपल यहाँ से लिए, बहुत सारा, मान लीजिए फील्ड है आपका, तो यहाँ से लिए, यहाँ से लिए। तो ग्रैब सैंपलिंग जो होता है आप फेस पे नहीं कर सकते, वर्किंग फेस पे। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ग्रैब का मतलब क्या होता है, जो भी आपका और जोन है वहां से सारे पार्ट से थोड़ा थोड़ा क्या करना, सैंपल को कलेक्ट करना, आपको क्या होता है ग्रैब सैंपलिंग। चीप सैंपलिंग पढ़े होंगे आप लोग, जैसे आपका कोई इसका हो गया, मान लीजिए फेस ही हो गया, इसको क्या करेंगे, ये छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो आपका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आपको क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, उसको क्या बोलते हैं चिप सैंपलिंग। जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप क्या बोलते हैं, चिप सैंपलिंग। लम्प सैंपलिंग क्या हुआ कि बहुत सारा क्या करना, सैंपल को एक ही जगह से ले लेना, क्या होगा आपका लम्प सैंपलिंग। मतलब इकट्ठे ले लेना बहुत सारा सैंपल, तो उसको क्या बोलेंगे लम्प सैंपलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले से पता था कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, तो नीचे का चेक करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। अगर आप लम्प सैंपलिंग के बारे में जान भी नहीं रहे हैं, फिर भी अगर आपको पता चलेगा ग्रैब सैंपलिंग इसका करेक्ट है, तो नीचे के जानने की जरूरत नहीं थी उसमें। सी कहाँ से होगा यार देवांशु, अगर मान लीजिए आपका फेस तो एक ही है ना, वर्किंग फेस, तो सारे एरिया से सैंपल कलेक्ट करना, तो वर्किंग फेस के कंटेंट में कैसे आएगा वो, वर्किंग फेस पे नहीं कर सकते आप ग्रैब सैंपलिंग। इसको तो पढ़े होंगे ना आप लोग, प्लानिंग का तो अभी शुरुआत ही हुआ है, फिर भी उसको भूल जा रहे हैं। देखिए जो आपका चिप सैंपलिंग होता है, मैं बताया ना, उसको छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड करना है, प्लस जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना वहां से आप सैंपल कलेक्ट कीजिए, उसको चिप सैंपलिंग बोल देंगे, सिंपल सा। चिप सैंपलिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, चैनल भी नहीं होगा, क्योंकि एक चैनल मारते हैं वहाँ, जैसे यहाँ पे एक होल मारे, इसके अंदर में जो भी आपका सैंपल आएगा उसको सैंपलिंग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं चैनल सैंपलिंग। ठीक ना, अब ग्रैब कर मैं बता ही दिया, सारे पार्ट से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करना, ग्रैब सैंपलिंग। लम्प किसी एक पार्ट से बहुत सारा कलेक्ट कर लेना, फिर उसको सैंपल करना, तो उसको क्या होता है आपका लम्प सैंपलिंग। डाउट हो तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 8, हर रिजर्व एस्टिमेशन
which of the following sampling method is preferred? Sampling method is preferred. पहला ऑप्शन है आपका बल्क सैंपलिंग, ऑप्शन बी है आपका ग्रेप सैंपलिंग, ऑप्शन सी है आपका फेस सैंपलिंग, लास्ट ऑप्शन है आपका कोनिंग एंड क्वार्टरिंग। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग। इसका बताइए रिजल्ट एस्टिमेशन के लिए कौन सा सैंपलिंग मेथड प्रीफर करेंगे? पहला है आपका बल्क सैंपलिंग, दूसरा है ग्रेप सैंपलिंग, थर्ड है फेस सैंपलिंग, लास्ट है कोनिंग एंड क्वार्टरिंग। अर्जुन का सिर्फ डी ही आ रहा है, क्यों? आप सिर्फ डी ही क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले भी डी ही बोले। For result estimation, which of the following sampling method is preferred? बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग बताइए, सिर्फ अर्जुन ही बता रहे हैं, बाकी जान। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बल्क सैंपलिंग। अगर आप रिजल्ट एस्टिमेशन करना है, हाँ जो भी ए बोला है उसका करेक्ट है। अगर आपको रिजल्ट एस्टिमेशन करना है तो बल्क सैंपलिंग करना पड़ेगा। अब लिख सकते हैं चारों का, सभी का क्या क्या होता है। कौन सा तो था रिजर्व एस्टिमेशन। रिजर्व एस्टिमेशन आपका गोल क्या रहता है? द गोल इज टू ऑब्टेन representative average grade of the ore body। इसीलिए क्या करना पड़ता है मेरे को? therefore a large and representative sample is required। representative sample is required। तो बल्क सैंपलिंग में क्या हुआ आपका? बल्क सैंपलिंग में क्या करते हैं अपन? इसमें करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ और क्वांटिटी, अच्छे से लिखवाते हैं इसको। involves collecting large quantity of और लार्ज क्वांटिटी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारा टन,
सेवरल टर्न बोल सकते हैं हम। different part of the deposit, different part of the deposit to accurately estimate the average grade। तो जैसे बहुत सारा डाटा, क्या बोलते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर ओर ले रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ माइंस से, उसमें क्या होगा, आपका एवरेज ग्रेड मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका सैम्पलिंग एरर रहेगा वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। बाकी ग्रेप सैम्पलिंग क्या है, ग्रेप सैम्पलिंग में स्मॉल एंड रैंडम डाटा लेते हैं। मतलब क्या है स्मॉल एंड रैंडम, मतलब छोड़, जैसे यहाँ पे देखेंगे बल्क सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी आप वो ले रहे हैं, लेकिन ग्रेप में क्या होगा, थोड़ा सा लेंगे स्मॉल। और ये क्या, हाईली अनरिलायबल है, हाईली अनरिलायबल है रिजल्ट एस्टिमेशन के लिए। अब फेस सैम्पलिंग क्या होता है, फेस सैम्पलिंग सिर्फ फेस के पास करेंगे, यूज्ड मेनली ड्यूरिंग माइनिंग, माइनिंग किस समय करेंगे इसको, अथवा डेवलपमेंट के समय। तो माइनिंग कब करते हैं, जब रिजल्ट एस्टिमेशन कर लेते हैं उसके बाद ही माइनिंग कर पाएंगे। तो एक फेस सैम्पलिंग क्या है, बाद का प्रोसेस है। रिजल्ट एस्टिमेशन पहले पता करेंगे रिजल्ट वहाँ पे है कि नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, आप बल्क सैम्पलिंग करेंगे। कॉनिंग क्वार्टिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉनिंग क्वार्टिंग पढ़ेंगे आपने, पहले क्या करते हैं, कौन बनाते हैं, ठीक। जैसे आपका कोन हो गया, कोन को कट कर देंगे, तो जब कोन को कट कर देंगे तो क्या होगा आपका, क्या हुआ, इसको क्या करते हैं, चार पार्ट में बांटते हैं। तो चार पार्ट में बांटने के बाद क्या करते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को सिलेक्ट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, चलता रहता है प्रोसेस। तो कोनिंग एंड क्वार्टिंग क्या है आपका, सैंपल रिडक्शन टेक्निक है। जैसे बहुत सारा सैंपल ले लिया, तो उसमें से उसको क्या करता है, सैंपल को रिडक्शन करने का जो प्रोसेस है उसको करते हैं कोनिंग एंड क्वार्टिंग से। तो इसमें से क्या होता है, जैसे बहुत सारा सैंपल लेंगे तो कोनिंग क्वार्टिंग करके सैंपल को कम कर देंगे, फिर उसका सैंपल लेंगे। उसके बाद थोड़ा लिख सकते हैं आप कोनिंग एंड क्वार्टिंग के बारे में। क्या है, ए सैंपल रिडक्शन टेक्निक नॉट ए सैम्पलिंग मेथड, ये कोई सैम्पलिंग मेथड नहीं है, सैंपल रिडक्शन टेक्निक है। और क्या है, यूज टू रिड्यूस बल्क सैंपल टू मैनेजेबल साइज ऑफ एनालिसिस। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, रेड तो दिया ही नहीं है इसमें, ब्लैक ही यूज करेंगे, ठीक ना। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 का ए कैसे होगा।
कैसे होगा क्या होगा सब चीज़ पता होना चाहिए, और ऑप्शन का क्या होगा ये चीज़ सब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए के लिए, तो बी के लिए कौन सा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, अगर सभी के बारे में अच्छे से पता रहेगा तो अच्छे से गेट में अगर दूसरा क्वेश्चन में आया रहेगा तो उसको भी बना लेंगे आप। तो इसके लिए सभी ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज फॉलोड टेक्निक is followed during sampling from vegan of dumps in the form of scoop taken at regular interval। पहला ऑप्शन है आपका चीप सैम्पलिंग। ऑप्शन बी है आपका बोरहोल सैम्पलिंग। थर्ड ऑप्शन है आपका बल्क सैम्पलिंग। और लास्ट ऑप्शन है आपका ग्रैब सैम्पलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज फॉलोड ड्यूरिंग सैम्पलिंग फ्रॉम वेगन ऑफ डंप इन द फॉर्म ऑफ स्कूप टेकन एट रेगुलर इंटरवल। बताइए कौन सा होगा, रेगुलर इंटरवल पर कौन सा सैम्पलिंग लेते हैं? जस्ट पहले डिस्कस किए हैं इसके बारे में। तो इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। मैं बताया ना रेगुलर इंटरवल पे लेना है। स्कूप मतलब क्या होता है? स्कूप का मतलब स्मॉल पोर्शन। मैं अभी जस्ट बताया था कि ग्रैब करना है आपको माइंड से, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन क्या आप ले रहे हैं, फिर जैसे गाड़ी में इसको लोड करते जा रहे हैं, सेम वैसे ही बताया इसमें। तो इसमें अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था इसी के बारे में, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं अभी। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। व्हेन सैम्पलिंग इज डन फ्रॉम वेगन मतलब ट्रक या ड्रम, जो भी मान लीजिए, ट्रक अथवा डंपर। स्मॉल पोर्शन क्या बोलते हैं, मैं बताया अभी, स्कूप करना या ग्रैब। स्कूप आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल टू फॉर्म ए
कंपोजिट ग्रेड, तो क्या होगा आपका ग्रेप सैंपलिंग, मतलब एक छोटा छोटा पोर्शन क्या करते हैं, किसी गाड़ी या वैगन की मदद से अगर सैंपल को कलेक्ट करते हैं छोटा छोटा पोर्शन रेगुलर इंटरवल पे, एक ग्रेड बनाने के लिए, कंपोजिट ग्रेड बनाने के लिए, तो उसको क्या क्या बोलेंगे आपको, जो भी आपका सैंपल तैयार हो रहा है उसको बोलेंगे ग्रेप सैंपलिंग। चिप सैंपलिंग में बता ही दिया अभी आपको। चिप सैंपलिंग के लिए क्या है, आपको वैगन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बल्क सैंपलिंग जो है आपका वो तो लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करना रहता है, लेकिन यहाँ पे स्कूप करना, एक स्मॉल पोर्शन लेना है, तो स्मॉल पोर्शन के लिए बल्क सैंपलिंग नहीं है, लार्ज, अगर लार्ज सैंपल आप कलेक्ट करना है उसके लिए बल्क सैंपलिंग है। बोर होल तो होगा नहीं, बोर होल को थोड़ा लिख सकते हैं आप, इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग, अच्छा जो भी आप ऑप्शन बी सी बता रहे हैं कुछ सोच के ही बता रहे होंगे, क्या आपको दिमाग में क्या आ रहा है कि बता रहे हैं बी और सी, वो भी क्लियरफाई होना जरूरी है कि क्या सोच के बता रहे हैं आप। Involves obtaining sample from drill cores or cutting during exploration drilling। यह होगा आपका बोरहोल, बोरहोल का। डिफरेंट लोकेशन जो भी आपका डोनेशन एरिया है, मान लीजिए आपका इतना में आपका और मिल रहा है, तो डिफरेंट लोकेशन से आप जो भी ग्रैब करेंगे सैंपल को उसको ग्रैब सैंपलिंग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से उठा लिए, थोड़ा सा यहाँ से उठा लिए, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, जो भी आपका सैंपल उठा रहे हैं उसको बोलेंगे ग्रैब सैंपलिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट रिलेटेड टू सरफेस माइनिंग। पहला है क्रस्ट, ऑप्शन बी है आपका विंज, सी है आपका बॉक्स कट, लास्ट ऑप्शन है आपका ट्रेंच। बताइए कौन कौन सा टर्म टर्म सरफेस माइनिंग से रिलेटेड नहीं है, जल्दी बताइए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग। पहला है क्लासिफिकेशन, और बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हैं कैमलेज, दूसरे हैं धीर, थर्ड है आपका बेनोस्की, बेनोस्की, और लास्ट है आपका बार्टन।
RMR, धीरे के सामने क्यू, वेनस्की के सामने सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी, बार्टन का क्या है RQD। ऑप्शन है आपका फर्स्ट का C, 2 का D, थर्ड का A, फोर्थ का B। सेकंड है फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का A, फोर्थ का D। थर्ड है आपका फर्स्ट का B, सेकंड का D, थर्ड का A, फोर्थ का C। लास्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट का A, सेकंड का D, थर्ड का B, फोर्थ का आपका है C। बताइए 10 और 11 का बताइए जल्दी। बीन्स बी। हाँ तो इसका तो इजी था, बी होगा। क्रस्ट तो पता ही होगा आपको, ये आपका क्रस्ट हुआ, ये 2 हुआ। बॉक्स कट क्या होता है? इनिशियल कट होता है। ट्रेंच क्या होता है? जिसका जैसे ये आपका जो हाइट की तुलना में जो उसका विड्थ होता है ना, बहुत कम होता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है और विड्थ कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेंच। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 का क्या होगा? सबसे इजी क्या है? बार्टन का क्या होता है? क्यू सिस्टम होता है। बार्टन का क्यू सिस्टम, तो बार्टन का क्यू सिस्टम मतलब डी का सी होना चाहिए या 4 का सी होना चाहिए। तो 4 का सी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ है, तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। बाकी देख सकते हैं, सॉरी गलत किए हैं कहाँ पे। रुके रुके, सी तो है नहीं। सॉरी, बार्टन क्यू सिस्टम मतलब ऑप्शन नंबर बी है। 4 का बी देखिए किसमें किसमें है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये होगा आपका ये। तो गेमलेस क्या दिए हैं? सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी, और धीरेज क्या दिए हैं? RQD, विनोस्की का RMR सिस्टम, और बार्टन का क्यू सिस्टम। सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 11 का ए, सॉरी बार्टन का डी, बार्टन का डी, हाउ मैन। बार्टन का क्यू सिस्टम, बार्टन क्यू सिस्टम दिए हैं आपको, ये सबसे इजी है, आपको याद रखने में भी इजी है। बाकी का तो बेनेस्की का बनना चाहिए, बेनेस्की RMR सिस्टम दिए हैं, और बनना तो सभी चाहिए लेकिन मोस्टली कम से कम 2 तो याद ही रहने चाहिए। मेरा मैच द कॉलम आ रहा है तो कम से कम मैच द कॉलम बना सके। ठीक, इसको याद रखिएगा, बनना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट क्या क्या दिए हैं आपको। हम्म, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया ना। सॉरी 11 तो हो गया। 11 हो गया। 12, 12 में है आपका द मेजर, एंड माइनर प्रिंसिपल स्टेसेस एट ए पॉइंट
आर 3 एमपी दिया है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड माइनर दिया आपका 3 एमपी -3 एमपी है। पूछा क्या है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट एज। पहला है आपका 0, सेकेंड है आपका 3 एमपी है, बी है आपका 6 एमपी है, और लास्ट है आपका 9 एमपी है। बताइए क्या होगा 12 का मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है और टाउ मैक्स आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी बताइए। धीरे का आर होता है, बेनेस्की दिए हैं आर, धीरे नहीं दिए हैं, धीरे का आर होगा। इसका बताइए जल्दी क्या होगा। देखिए एक आपका सर्किल है, यहाँ पे क्या है, मेजर 3 एमपी है, माइनर क्या है -3 एमपी। आपको क्या पूछा है, टाउ मैक्स पूछा है। टाउ मैक्स मतलब रेडियस क्या है, रेडियस क्या है यहाँ पे 3 ही तो है, इस साइड भी जाएंगे 3, इस साइड भी 3, रेडियस कभी नेगेटिव में नहीं होगा, तो क्या होगा इसका 3 एमपी है। या फॉर्मूला से कर सकते हैं, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। तो सिग्मा 3 कुछ भी लिखिए यहाँ पे माइनर माइनर के लिए, तो सिग्मा 1 आपका 3 दिया है, माइनस सिग्मा 3 दिया है आपका -3 डिवाइड बाई 2, 3 + 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 एमपी है। या तो फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए या तो डायग्राम बना है, डायग्राम से देख लीजिए। 3 एमपी है, 3 एमपी है, रेडियस कितना होगा इसका, 3 इस साइड है 3 इस साइड है, रेडियस 3 ही होगा। मतलब क्या डायमीटर टोटल 6 हुआ ना, 3 3 6, रेडियस क्या होगा 3 ही एमपी होगा ना। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया। बोलिए, आप लोग रिप्लाई नहीं करते तो क्या ही मतलब मेरे को, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो कुछ बोलेंगे तब तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, ए मिनरलाइज्ड जोन, ए मिनरलाइज्ड बॉडी हैज एन average specific gravity of। अगर आपसे नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, नहीं बन रहा है यार दोबारा पूछिए, जब पूछेंगे नहीं न कमेंट करेंगे समझ में आया, क्या ही मतलब फिर बताने का मेरे को। ए ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस, कितना है डायमेंशन, 100 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 20 मीटर इज delineated the average grade within this block is 2.5%। if the moisture
content is 5% by weight. What is the in situ tonnage of block? Tonnage of block. पहला ऑप्शन दिया है 274 और 4 तो 0 टन। ऑप्शन बी है आपका 266,000 टन। थर्ड ऑप्शन है आपका 28 और 5 जीरो टन। लास्ट ऑप्शन है 294 294 000 टन। इसका बताइए क्या होगा टनेज ऑफ ब्लॉक? क्या है? A mineralized body has specific gravity of 2.8. A block of dimension कितना डायमेंशन 100 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 20 मीटर is delineated. The average grade within this block is 2.5%. If the moisture content is 5% by weight, what is the in situ tonnage of the block? In situ tonnage पूछा है ब्लॉक का। तो सबसे पहले वॉल्यूम कितना है ब्लॉक का 100 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 20 मीटर मतलब 1 लाख मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब हुआ? उसका डेंसिटी कितना दिया है 2.8। तो वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी है तो वेट वर्क डेंसिटी कितना होगा 2.8 इंटू 1 प्लस 5% आपका क्या है मॉइस्चर कंटेंट। तो वेट वर्क डेंसिटी कितना होगा 2.8 इंटू 1.05। इसका क्या होगा 2.94। डेंसिटी किस में होता है टन पर मीटर क्यूब में होता है। तो टनेज कितना होगा टनेज ऑफ द ब्लॉक इंटू 2.94 कितना होगा 294 और 3 जीरो टन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन ने पूछता कि मेटल कंटेंट कितना है तो एवरेज ग्रेड से मल्टीप्लाई करते आप। अगर इसमें पूछता क्वेश्चन में आगे मेटल कंटेंट क्या होगा कंटेंट मेटल कितना होगा 2 पॉइंट कितना दिया है 2.5% मतलब 2,94,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 7350 टन मेटल कंटेंट रहेगा जो भी आपका टनेज मिल रहा है ओवर ब्लॉक का।
कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए आप पवन जी? देखिए, सब आपको टनेज फैक्टर निकालना है, टनेज ऑफ ब्लॉक पता होना चाहिए, टन में होता है। ठीक, सिंपल सी बात। आपको टन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है। अब मीटर क्यूब को आपको टन में लाना है तो क्या कैसे करेंगे? टन डिवाइड बाय मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होता है आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट होता है, वो आपका दे दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे 2.8। और क्या बोला है कि मॉइस्चर कंटेंट भी 5% है, जिससे क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका इंक्रीज हुआ। या तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, जरूरत नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें आप, क्योंकि आपका जो भी आपका इंस्टीट्यूट का वैल्यू आ रहा है इतना है। अगर इसका वेट के कारण 0 पॉइंट इतना परसेंट बढ़ रहा है तो लास्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी सेम ही आएगा आपको। एक तरीके से मान लीजिए स्वेल स्वेल बैलून। तो हमेशा ध्यान रखिए यूनिट पे आप। यूनिट में दिक्कत हो रहा था, यूनिट पे ध्यान रखिए कि टन टन में लाना है तो सबसे पहले मीटर क्यूब निकाले। फिर आपको टन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा मीटर क्यूब से, ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टन से, तभी तो टन में आएगा। तो एक्स्ट्रा भी डाटा दिया जाता है क्वेश्चन में, तो सभी डाटा का यूज नहीं करना है आपको। क्वेश्चन पहले सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, उसी के हिसाब से उतना ही डाटा यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे एक डाटा एक्स्ट्रा दिया है 5%, सॉरी 2.5%, तो उसको भी यूज नहीं कर लेना है। जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो उसको यूज नहीं करना है। एक्स्ट्रा डाटा हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा, अगर दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, एक गोल्ड डिपॉजिट is to be estimated using inverse distance weighting, inverse distance weighting क्या है, गिवन 3 sample point with grade 4.0 gram per ton, 5.5 ग्राम पर टन, और क्या दिया है 6.0 ग्राम पर टन। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो लोकेटेड एट डिस्टेंस 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर respectively from the block centroid पूछा व्हाट इज द estimated grade of the block if the power of inverse distance is 2। इसको बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 4.69 ग्राम पर टन, ऑप्शन बी है आपका 4.53 ग्राम पर टन, थर्ड ऑप्शन है आपका 5.08 ग्राम पर टन, लास्ट ऑप्शन है आपका
5.5 ग्राम पर टन। इसका बताइए क्या बोला है। एक गोल्ड डिपॉजिट क्या है, एक गोल्ड डिपॉजिट is to be estimated using inverse distance weighting given 3 sample point with ग्रेड है। हर पॉइंट का कितना दिया है, 4 ग्राम, 5.5 ग्राम, 6.0 ग्राम पर टन। और उसका डिस्टेंस लोकेशन का क्या है, सेंट्रोइड से 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको एवरेज रेट बताना है और किस मेथड से बताना वो भी दिया है आपका। इनवर्स डिस्टेंस इज टू, मतलब इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड से बताना है आपको, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, इनवर्स डिस्टेंस इज टू, यहाँ पे आपको समझना है। बताइए जल्दी से। इसको पढ़े होंगे आप, एवरेज ग्रेड इक्वल टू इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड। यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे बोला है ना इनवर्स डिस्टेंस इज टू, यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे पावर ऑफ इनवर्स डिस्टेंस इज टू, मैंने यहीं पे समझना था आपको। तो क्या फॉर्मूला है, G1 बाई D1 का स्क्वायर प्लस G2 बाई D2 का स्क्वायर डैश 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 Gn बाई Dn का स्क्वायर, नीचे में क्या रहता है 1 बाई D1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई D2 का स्क्वायर डैश डैश 1 बाई Dn का होल स्क्वायर। G1 क्या दिया है 4 और D1 दिया आपका 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस G2 दिया है आपका 5.5 और D2 दिया है आपका 15 का स्क्वायर 225 प्लस G3 दिया है आपका 6 और डिस्टेंस दिया है 20 का स्क्वायर आपका क्या होगा 400। डिवाइड में क्या करना है 1 बाई D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 1 बाई D2 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 बाई 20 का स्क्वायर मतलब 400। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सिंपल सा क्या है, देखिए कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा। थोड़ा सा आपको लिखना है 4 बाई 100 पहला है, प्लस करना है, ब्रैकेट लगाना है 5.5 डिवाइड में 225, ठीक, प्लस कीजिए, प्लस फिर ब्रैकेट लगाइए और थर्ड टर्म में क्या है 6 डिवाइड बाई 400, ठीक। आपका न्यूमरेटर का वैल्यू ये आया 0.079, इसको क्या कीजिए सेव कर लीजिए, आपका सेव हो गया। अब नीचे का क्या है आपका, पहले 100 1/100 तो इसको इन्वर्स कीजिए, 100 का इन्वर्स प्लस 225 का इन्वर्स प्लस 400 का इन्वर्स, ये आपका इतना आ गया। इसको डिवाइड करना है, एम से रिकॉल कीजिए, ये डाटा आया आपका वैल्यू। पहले मेरे को डिवाइड करना था न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, लेकिन अभी क्या किया हूँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4.69। देख लीजिए 4.69 क्या आएगा 4.69 ग्राम पर टन। सिंपल सा है, इसको समय बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस कैलसी पुट करने आना चाहिए, कैलसी को सॉल्व करेंगे और ये 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको पुट करने में। बस प्रैक्टिस अच्छा रहना चाहिए, कैसे कैसे पुट करना है आपको, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।
क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14? मैं समझा नहीं भाई सर। थोड़ी अजू मैं आपका समझ नहीं पाया क्या बोले हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर कंटिन्यूअस माइनिंग सिस्टम? पहला ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूअस एक्सकेवेशन। दूसरा क्या है? साइमल्टेनियस लोडिंग। साइमल्टेनियस लोडिंग। थर्ड ऑप्शन है आपका साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। अच्छा छुट्टी 15 मिनट बाद होगा। 5 बजे होगा एकदम एग्जैक्ट। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि कंटिन्यूअस माइनिंग सिस्टम क्या है? तीनों होते हैं। कंटिन्यूअस ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन सेलेक्ट नहीं कर सकते तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मानना है नॉन ऑफ। मतलब क्या, तीनों एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस हो जाएगा वो। जैसे आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर का ले लेते हैं आप। कंटिन्यूअस कट करेगा और लोड करेगा, और बेल्ट से ही आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन माइनिंग सिस्टम बन जाएगा, लेकिन अलग अलग नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। तीनों अगर एक साथ हो रहा है तो आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस। अच्छा आपको डिफरेंस पता है साइक्लिक और कंटिन्यूअस में? क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस आर सिग्मा एक्स इक्वल टू 32 MPa और सिग्मा वाई इक्वल टू दिया है आपका -10 MPa। एंड मेजर प्रिंसिपल
स्ट्रेस दिया है आपका सिग्मा 1 इक्वल टू 40 एमपीए। पूछा क्या है, द माइनर प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 इज, इसमें ऑप्शन है आपका -18 एमपीए, बी है आपका 22 एमपीए, सी है आपका 0 एमपीए, और लास्ट है आपका इनडिटर्मिनेशन, या जिसको फाइंड कांट बी डिटरमाइंड लिख दीजिए डायरेक्ट, कांट बी डिटरमाइंड। इसका बताइए वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दिया है आपका सिग्मा एफ दिया 32 एमपीए, सिग्मा वाई दिया -10 एमपीए, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है 40 और माइनर पूछा है। इसको बताइए, एक सिंपल सा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, या फार्मूला पता नहीं अभी भी, अगर डायग्राम पता है उसके बारे में पता है तो बता ही देंगे आप। बताइए क्या होगा। देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, एच ही पता होना चाहिए आपको। सिग्मा एक्स आपका 32 है, सिग्मा वाई कितना है आपका -10 है, -10 इक्वल टू कितना, सिग्मा 1 40, सिग्मा 2 आपको डिटरमाइन करना है, और 32 में 10 गया तो कितना बचेगा 22, 40 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 इक्वल टू कितना होगा, 22 में 40 घटेगा तो -18 एमपी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इसमें किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 16 में? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट? सही कहीं कैलकुलेशन किया। और 17 में सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें सिग्मा एक्स आपका है 32, सिग्मा वाई आपका 10, सिग्मा 1 आपका है 40, सिग्मा 3 आपको डिटरमाइन करना है। इसका बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है -22, ऑप्शन बी है 2 एमपीए, ऑप्शन सी है आपका 22 एमपीए, लास्ट है आपका कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। इसका बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, जल्दी। अच्छा इसका डायग्राम से बता रहा हूँ। कैसे डायग्राम बनाऊँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका है सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स 32,
यहाँ पे आपका सिग्मा 1 है 40 और क्या है यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम से देखिए, यहाँ पे क्या है सिग्मा एक्स है आपका 32 मान लीजिए, ये 40 है। सिग्मा वाई क्या है आपका 10 है। तो मैं क्या बोला, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आपका 10 हुआ और यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या हुआ आपका 32। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42, 42 होगा ना। और सिग्मा 1 अकेले 40 है, तो सिग्मा 2 क्या होगा यहाँ पे, डायग्राम से बना सकते हैं सर कुछ डायग्राम। इसके लिए थोड़ा सा शेयर स्टेज दिया होता तो अच्छे से बनता, वो शेयर स्टेज नहीं दिया है ना, इसके लिए मेरे को निकालना ही पड़ेगा वो क्या बोलते हैं सिग्मा 2। कुछ डायग्राम ऐसे ही बनेगा इसका, कुछ ऐसे आएगा फिर बन पाएगा, शेयर स्टेज दिया रहेगा तब बनेगा वो। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका सिग्मा 1 दिया है, यहाँ पे सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई कुछ दिया है, यहाँ पे आपका सिग्मा वाई है सिग्मा एक्स, यहाँ पे माइनस टाउ एक्स वाई दिया है, यहाँ पे सिग्मा 3 दिया है आपका। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है बस पता करना है आपको। अगर यहाँ से यहाँ तक का 40 दे दिया है टोटल, तो क्या होता है इन दोनों का समेशन करने के बाद, इसका समेशन करने के बाद इन दोनों का समेशन बराबर होना चाहिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का। तो देखिए सिग्मा एक्स आपका 32 है, सिग्मा वाई 10 है, सिग्मा 1 40 है, सिग्मा 3 निकालना है 42 माइनस 40, सिग्मा 3 इक्वल टू 2m। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 16 वाला का डायग्राम तो बना सकते हैं इसे यार। एक यहाँ पे क्या है सिग्मा एक्स 32, सॉरी सबसे पहले सिग्मा वाई लिए 40 और इसके सिग्मा 2 1 के दोनों को जरूरत पड़ेगा 1 3 का, यहाँ पे 18 है। यहाँ से आपका सर्किल बनेगा एक टोटल, सर्किल नहीं बन पाएगा मेरे से भी। इसके बाद जो भी आपका सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स यहाँ 32 है और सिग्मा वाई अब क्या -10 है। तो एक डायग्राम बनाइए इसका। इसके लिए क्या आपको टाउ एक्स वाई की वैल्यू पता होना चाहिए कि कितना ऊपर तक जाएंगे शियर स्ट्रेस, क्योंकि वो का जो वाई एक्सिस होता है शियर होता है और एक्स एक्सिस होता है नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये चीज़ पता होना चाहिए सर, तभी आपका एक मोहर सर्किल बन पाएगा। सिक्सटीन 17 में कुछ डाउट, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए आप, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो मेरे को पर्सनली भेज सकते हैं, कोई भी डाउट किसी से भी रिलेटेड व्हाट्सअप कीजिएगा कभी भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।